राजनीति के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हम लोग पहले भी आप द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों के बारे में चर्चा करते रहे हैं। आज हम जो उससे डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले तो यही कि क्या अब आप संतुष्ट हैं कि आपकी जो मुहिम थी ट्रिपल तलाक वाली वो लॉजिकल एंड पर पहुंच गई है? लगभग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो मुसलमानों ने मुसलमानों के द्वारा और उनको मुख्य धारा में लाना और सब तरह के वार्तालाप करने के लिए गैर राजनीतिक फ्रंट प्रारंभ किया। लगभग एक 20-25 लाख से अधिक मुसलमानों से वो इंटरेक्ट कर गए हैं। मौलाना, इमाम, मौलवी, धार्मिक नेता, उनका नेतृत्व, और इधर बुद्धिजीवी नेतृत्व भी 7-8-10 हज़ार से अधिक का इंटरेक्शन वो कर चुके हैं। देश में उनकी 2-3 हज़ार इकाइयाँ भी बन गई हैं। तलाक एक गुनाह है कुरान शरीफ के अनुसार, खुदा को सर्वाधिक नापसंद है। इसलिए कुरान शरीफ तलाक रूपी गुनाह को मुसलमान ना करे, इसकी बड़ी मजबूत व्यवस्था उन्होंने की है। फिर भी वो कर बैठे तो वो गुनाह उसका जायज़ नहीं है, माफ़ी लायक भी नहीं है, वो एक अपराध है, उसकी सज़ा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 करोड़ के लगभग मुस्लिम महिलाओं की जनसंख्या भारत में मानी जाती है। कुछ लाख कम ज़्यादा हो सकती है। उनको जब अपने सामाजिक और न्यायिक सिस्टम में न्याय नहीं मिला और अत्याचार और अन्याय बढ़ता गया, हजारों लाखों मुस्लिम महिलाओं ने एक एक करके दरवाज़ा खटखटाया और अनेक केस कोर्ट्स में आए। तब सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली सबको सुना। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को डायरेक्ट किया कि इस पर कानून बनाइए। इसलिए भारत सरकार स्वयं कहीं दखल देने नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट भी स्वयं कहीं दखल देने नहीं गया, और आरएसएस भी कहीं, और किसी संस्था ने कोई दखल नहीं दी। भारत सरकार ने कानून बनाया। सब दलों ने लोकसभा में तो लगभग समर्थन किया। राज्यसभा में संख्या बल के कारण कांग्रेस और अन्य दलों ने महिला उत्पीड़न से मुक्ति का जो एक कानून बनने वाला था उसके रास्ते में रोड़ा अटकाया और सिद्ध कर दिया वह महिला सम्मान के, स्वतंत्रता के, स्वावलंबन के, समान अधिकार के पक्षधर नहीं है, बल्कि महिलाओं के उत्पीड़न करने वाले लोगों के, एक नाजायज काम करने वाले लोगों के समर्थक है। मुस्लिम महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में, हजारों हजार में हमारे पास भी आई। मैंने उसका कुरान शरीफ, हदीस, सुन्नत, इन सब के आधार पर अध्ययन भी किया और उनको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से और एक भारत के नागरिक के नाते मैंने उनके इस उत्पीड़न को आवाज़ की बुलंदी देने का काम अवश्य किया। और शायद सर्वप्रथम किसी पुरुषों में से मैं ही था जिसने उस आवाज़ की पीड़ा को, दर्द को समझकर आवाज़ बुलंद की। मैं ये कहता हूँ कि 2017 भारत के इतिहास में इस बात के लिए विश्व में प्रतिष्ठित होगा जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने और देश की सरकार ने 8 करोड़ के लगभग मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न और अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलवाने का एक वीरतापूर्ण कार्य किया, एक मानवीय कार्य किया। कानून बनेगा। लोगों ने 2 सवाल उठाए हैं। जब पति अंदर हो जाएगा तो उस महिला और बच्चों की परवरिश कौन करेगा? ये इतना बेहुदा है। जब वो उसको तलाक करके सड़क पर फेंक दिया और घर से निकाल दिया है, वो जेल में रहा कि घर में रहा, परवरिश तो वो कर ही नहीं रहा है, उत्पीड़न नहीं कर रहा है। वो जब बाहर था तो कौन सा उस महिला का और बच्चों का पालन पोषण करता, बल्कि दर दर भटकने के लिए सड़क पर फेंकता था। अब वो जब जेल में रहेगा इस भय से वो ये उत्पीड़न नहीं करेगा। दूसरा, सिर्फ जेल में रहने के लिए नहीं कहा गया, उसको हर्जाना भी देना होगा और जुर्माना भी भरना होगा। वो नहीं भरेगा तो परिवार को करना होगा। इसलिए अच्छा ये है जब खुदा ने इसको अपराध, गुनाह माना है और इसको नापसंद किया है तो मुसलमान इस रिफॉर्म के आंदोलन के साथ आगे आए कि यह सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने और इस्लाम के मानने वालों में जो एक अत्याचार, अन्याय, कुप्रथा आ गई थी उससे मुक्ति दिलवाई। और आज इसका जन समर्थन
बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है कि योग्य कानून बना। लोग तो ये कहते हैं 100 कोड़े का भी प्रावधान करना चाहिए और 3 को 5 या 7 करना चाहिए, वो तो सरकार को सोचना, परंतु महिलाओं की डिमांड तो इतनी आगे है। तो इसलिए जो ये हुआ है, मुझे लगता है कि ये नारी उत्पीड़न से मुक्ति का विश्व का श्रेष्ठतम और सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सवाल ये उठता है, जैसा आपने कहा कि कानून बन जाने के बाद पुरुष जेल जाने के डर से महिला का उत्पीड़न नहीं होगा, मुस्लिम महिलाओं का, और उनको तलाक नहीं देगा। इसकी क्या गारंटी है? देश में इसके पहले भी तमाम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कानून मौजूद हैं, चाहे बलात्कार का मामला हो या दहेज उत्पीड़न का मामला हो। लेकिन जो अनुभव बताते हैं, जो आंकड़े बताते हैं, जिन जिन सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए कानून बने, उसके बाद उन कुरीतियों में, उन अपराधों में कई गुना इजाफा हुआ है। आप आंकड़े प्रस्तुत करिए कि ये कानून बना और इस आंकड़े का उस समय ये प्रतिशत कानून में अपराध था और अब ये बढ़कर इतना हुआ। मुझे लगता है कानून ने अपराध को कम किया है, अपराध को ख़त्म तो नहीं किया है, पर कम जरूर किया है। ये हर बात के अंदर देखा जा सकता है। लोग एब्सोल्यूट जब सोचते हैं तो लगता है कि अभी अपराध जारी है, परंतु अपराध दहेज का, तलाक का, बलात्कार का घटा है, मैं ये तो कह सकता हूँ, पर ख़त्म हुआ ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि कानून का काम होता है एक भय पैदा करना और अपराधी को सजा देना, परंतु समाज का एक बड़ा काम होता है कि उस कुरीति के खिलाफ समाज जागरण करे। इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि केवल कानून बनाने से नहीं होता है, उसके साथ साथ समाज के अंदर इनके प्रति एक जन जागरण करना चाहिए। जैसे स्वच्छता का आता है, प्रश्न खड़ा होता है अस्वच्छ किसने किया? अस्वच्छ जो आज की बुजुर्ग पीढ़ी है, मैच्योर पीढ़ी है, हम आप हैं, अगर उन्होंने स्वच्छ भारत रखा होता तो फिर स्वच्छता का आंदोलन क्या भारत के प्रधानमंत्री को चलाना पड़ता, और आज स्वच्छ भारत होता क्या? इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। हर समस्या के निराकरण के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग, समझदार वर्ग, सामाजिक वर्ग, बौद्धिक वर्ग, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया इस बात की मुहिम चलाएं कि जगह जगह लोग इन कुरीतियों के खिलाफ जनमानस को जागृत करें और तैयार करें कि हम इन कुरीतियों को अपने में, परिवार में, समाज में, जाति में, गांव में, शहर में नहीं आने देंगे। तभी जाकर मैक्सिमम रिफॉर्म हो सकता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए आपने एक बीड़ा उठाया था और माना जाता है कि वो संघ परिवार का एजेंडा था, जिसको कि आपने आगे बढ़ाया और एक लॉजिकल एंड तक पहुंचा दिया है आपने। और अगला अब क्या है नेक्स्ट एजेंडा? ऐसा है कि ये कोई संघ परिवार का एजेंडा नहीं था, एक सामाजिक कुरीति थी, और इसलिए बलात्कार, भ्रूण हत्या, बेटी को बोझ मानना, तलाक करना, उसका दहेज के लालच में खरीदा बेचे जाना या घरेलू हिंसा, ये सब अपराध हैं। इसी प्रकार से समाज के अंदर पंथों में झगड़ा ना हो, सब अपने अपने धर्म पर चले और दूसरे के धर्म का सम्मान करें, धर्मांतरण नहीं, धर्मांधता नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होते चले जाएंगे। आज के सारे संदर्भ में कुछ बातें जो समाज को उत्तेजित करती रहती है। कभी कभी कोई आदमी कह देता है भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे, कभी कभी कोई कह देता है कि नेशनल फ्लैग को सैल्यूट नहीं करेंगे, नेशनल सॉन्ग हम नहीं गाएंगे, कभी कभी कोई कह देता है राष्ट्र जय घोष नहीं करेंगे, और जो इसका पोषण करते हैं कि अगर उनको पसंद नहीं है तो नहीं करना चाहिए, तो वो इस देश के अंदर बगावत को, गद्दारी को और जन्म दे रहे हैं और प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये जो करते हैं ये कट्टरता का पोषण है, ना कि देश की एकता और अखंडता का पोषण होता है। इस्लाम में भारत माँ की जय बोलना ये इस्लाम सम्मत है, माँ कदमों की जन्नत है और भारत ईमान से जन्नत का रास्ता है, क्योंकि वतन की जय करना और इज्जत करना उसमें दिया है। तो उसके बाद से कईयों को समझ में आया। मुझे लगता है कि कुछ कट्टरताओं को इस देश में 60-70 साल में पाल पोस लिया गया, और इसलिए इस देश के अंदर
तिरंगा सबने लहराना चाहिए। तिरंगा देश का झंडा है, किसी और का झंडा नहीं है। राष्ट्रगान गाना ही चाहिए और इसलिए इससे किसी को छूट नहीं होनी चाहिए और ये सबने इसका सम्मान करना चाहिए। ये आदत नहीं बनेगी तो समझना चाहिए वो कट्टरता का और वतन से धोखे का प्रतीक है। जो सरकारी आंकड़े हैं जो भारत सरकार ने ही जारी किए हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुसंख्यक समुदाय में डिवोर्स, उत्पीड़न की घटनाएं कई फीसदी ज़्यादा हैं। खासतौर से अगर हम आंकड़े कोट करें तो करीब 68% डिवोर्स की घटनाएं हिंदू समाज में देखने को मिलती हैं। उनके मुकाबले मुस्लिम समाज में सिर्फ 23% हैं। बहुओं को जलाने की घटना हिंदू समाज में ही होता है, मुस्लिम समाज में इस तरह की घटनाएं। खैर आंकड़े सुधारते रहना चाहिए और ठीक करते रहना चाहिए, पर मैं इस पर से 2 बातें कहूँगा। हिंदू समाज इसको ये नहीं कहता कि ये जारी रखो, हमारा तलाक देने का अधिकार है, बना रहेगा। इसको सब बुराई मानते हैं, कुरीति मानते हैं, गलत मानते हैं। सती प्रथा होती थी तो सती प्रथा मिनिमाइज हुई, आज बहुत कम हो गई है। इसी तरह से बाल विवाह होते थे, प्रतिशत घटा है बाल विवाह का, बढ़ा नहीं है। इसी तरह से बलि होती थी, बलि घटी है, बलि बढ़ी नहीं है। तो इसी प्रकार से भ्रूण हत्याएं होती थी, भ्रूण हत्याओं का प्रमाण घटा है और हरियाणा के अंदर तो भ्रूण हत्या का प्रमाण आश्चर्यजनक परिवर्तित हुआ है। तो मुझे ये लगता है इन सब बातों को इस ढंग से सोचना चाहिए कि इन बातों को कुरीति मानना, कि इन बातों को जायज मानकर इनको सम्मानित करना। मैं कहता हूँ कि किसी भी धर्म में कुरीति होगी तो उस धर्म के लोगों का काम है उस कुरीति से मुक्ति के लिए अपने धर्म के अंतर्गत और अपने समाज के अंतर्गत वो प्रयत्न करें। किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी दल का हो, परंतु वही नेता डिबेट आकर लॉजिक देते हैं उस धर्म में अगर ऐसा है तो हमारे वाले ने कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। डोंट फॉलो द मिस्टेक। आप गलतियां हैं, कुरीतियां और अपराध को फॉलो नहीं करिए, बल्कि अपने बच्चों को सावधान करिए, समाज को सावधान करिए और इस बात की मुहिम चलाइए हम जिस भी जाति, गांव, धर्म, समाज के हैं उनको इन पापों, अपराधों और कुरीतियों से कैसे मुक्त किया जाए। जिस तरह से हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करने की कोशिश होती है, जन जागरण चलाने की कोशिश होती है, उसके लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उनको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाया जाता है, इलेक्शन का एजेंडा नहीं बनाया जाता है। लेकिन मुस्लिम समाज में अगर कोई कुरीति है तो उसको पॉलिटिकल एजेंडा क्यों बनाया जा रहा है? पॉलिटिकल एजेंडा किसी ने बनाया ही नहीं, बल्कि अगर पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है तो कुछ मुसलमान कट्टरपंथी मौलाना इमामों के द्वारा और उनकी वोट का लेने वाले जो दल हैं उनके द्वारा बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाएं कोर्ट में गई है, कोई पार्टी कोर्ट में नहीं गई है, कोर्ट ने कार्रवाई करके कानून दिया है, बस इतना ही था। राजीव गांधी ने उसका पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस ने बनाया, कानून की जो सुप्रीम कोर्ट की राय को उसने नकार दिया और अपने बहुबल से और बहुमत से उन्होंने नारी अत्याचार को शाहबानो प्रकरण में जिंदा रखा। आज की सरकार ने उस पर कानून बना दिया, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। सरकार ने नॉन पॉलिटिकल एजेंडे को नॉन पॉलिटिकल रूप में इतनी बड़ी महिला समाज के उत्पीड़न से मुक्त किया, पर पार्टियां जो इसके साथ खड़ी और बिल बनने से रोका। आखिरकार प्रश्न खड़ा था, एक दल लोकसभा के अंदर समर्थन कर देता है, वही दल राज्यसभा में विरोध करता है, इसका मतलब है हु पॉलिटिकलाइज्ड। इसलिए सरकार बीजेपी ने पॉलिटिकलाइज नहीं किया है। जिन सब दल और नेता और बिना सांस लिए और बिना रुके कहते थे भगवा हिंदू आतंकवाद है, वो सब भगवा और हिंदू भगवे की शरण में चले गए, हिंदू बनने के रास्ते पर चले गए। कम से कम एक असत्य, अपराध, गाली भारत के इतिहास में से मिट गई कि भगवा और हिंदू आतंकवाद नहीं है, भगवा और हिंदू होना श्रेष्ठ बात है। सो आई अप्रिशिएट गुजरात इलेक्शन कि उसने इस देश के अंदर विकृत सेकुलरिज्म को ख़त्म किया और एक गाली देने का जो फैशन बन गया था भगवा और हिंदू को, उससे इस देश को मुक्त किया। मेरा सवाल एक और है आपसे कि आप इधर पिछले कुछ वर्षों से माइनॉरिटी कम्युनिटी से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं, अब बहुत क्लोजली इंटरेक्ट कर रहे हैं पूरे देश में। उतना शायद उनके माइनॉरिटी के लीडर्स भी नहीं किए होंगे जो अपने को सो
सेल्फ स्टाइल्ड सो कॉल्ड उनके रहनुमा कहते हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ ट्रिपल तलाक है या और भी प्रॉब्लम्स हैं उस समाज? ऐसा है कि इस देश के अंदर पहले तो ये सोचने की जरूरत है, सब एक समान एक मुख्य धारा में क्यों नहीं चलेंगे। अगर सब हिंदुस्तानी बनकर सोचे, भारतीय बनकर सोचे, जब उसी कानून में, उसी योजना में सबको ये लगता है हमारे विकास की गारंटी है, परंतु जैसे ही जाति या पंथ पर सोचा तो हर एक को लगता हम असुरक्षित हैं, क्योंकि वो कम्युनल हो जाते हैं, भारतीय नहीं रहते, हिंदुस्तानी नहीं रहते, सेकुलर नहीं रहते हैं। इस देश के अंदर विकास नीति, राजनीति, समाज नीति, खेल नीति, आर्थिक नीति, सांस्कृतिक नीति ये जाति, पंथ, प्रांत केंद्रित चलनी चाहिए या हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत केंद्रित चलनी चाहिए। मुझे लगता है कि ज़रूरत ये है कि कोई भी नीति जो सबके वेलफेयर के लिए हो और उसमें हर एक अपने वेलफेयर को देखे, कि इस देश के अंदर जाति और पंथ के आधार पर राजनीतिक सम्मेलन नहीं हो, यह कानून भी बने और हर दल का कमिटमेंट भी बने। और इसलिए मैं सब दलों से अपील करूंगा कि वह इस बात के लिए आगे आएं कि राजनीतिक दल किसी भी जातीय और पंथीय सम्मेलन को आहूत नहीं करेगा। दूसरी बात उसमें सुनिश्चित हो कि वो अपनी जाति के वेलफेयर के लिए बात करें, पंथ के वेलफेयर के लिए बात करें, पर किसी दूसरी जाति को या पंथ को गाली नहीं देंगे, नफरत नहीं करेंगे। तीसरी बात, अपनी अपनी जाति और पंथ में बोलते समय दूसरी जाति और दूसरे पंथ का भी सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है अगर इस देश की राजनीति में ये 3 डिसिप्लिन आ जाएं तो शायद जो देश में आज कई संकट खड़े हैं उन संकटों का निवारण इससे होगा। और अभी सर्वसम्मत सबसे विचित्र घटना घटी 2017 में कि जब कुलभूषण जाधव की मां से और पत्नी से पाकिस्तान ने दुर्व्यवहार किया। भारत के 70 साल की पार्लियामेंट में और दुनिया के सब देशों की पार्लियामेंट में पहली बार किसी एक देश के विरुद्ध पार्लियामेंट में और मुर्दाबाद का नारा लगा और वो पाकिस्तान का लगा। जब ऐसी सब बातों पर सब सहमत हो सकते हैं तो जो समाज को तोड़ने वाली और ना जोड़ने वाली चीज़ें हैं उन पर भी सामूहिक होकर हिम्मत से आगे आना चाहिए। लेकिन अब जैसे तो पाकिस्तान को लेकर एक सीधी सी आगे बैंक की जो चिंता आ जाती है ना बीच में, उसके वजह से ही सारी गड़बड़ी है। तो मेरा तो कहना है कि वो वोट बैंक की चिंता विकास से करे ना। बीजेपी में भी इस तरह के प्रकोष्ठ बने हुए हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। पहल तो आज की सरकार ने मोदी के नेतृत्व में कर दी है। उन्होंने एक सिंपल नारा दिया जिसमें गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय हर जाति पंथ आता है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक दलित समाज के लोग बुरी तरह पीटे जा रहे हैं। उनको ऐसा है कि आज इस देश में किया जा रहा है और दलितों का उत्पीड़न करवाकर कुछ लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आज इस देश के अंदर एक नया पॉलिटिकल समीकरण हो गया है। तो वहाँ तो सरकारें भी और वहाँ पर कौन सा समीकरण हो गया है? वहाँ समीकरण हो गया है कि एक भारत को तोड़ने वाला ब्रिगेड हो गया है और एक भारत को जोड़े रखने वाले लोग हो गए। अब तोड़ने वाली ब्रिगेड में कौन हो गया? जिग्नेश हो गया है। उसमें कौन हो गया है? कन्हैया हो गया है। कौन हो गया? खालिद उमर हो गया है। कौन हो गया? राधा बेमोला हो गई है। कौन हो गया? राहुल हो गया। कौन हो गया? ओवैसी हो गया। इनका ठेका हो गया है कि भारत को तोड़ने की मुहिम चलाएंगे। अब मेरा ये कहना है, जिस महाराष्ट्र और गुजरात में ये आंदोलन भड़काए गए वो क्यों है? इसलिए नहीं कि अत्याचार और उत्पीड़न है, इसलिए कि उनको इस देश के अंदर जो सबको जोड़े और सबको साथ ले ये नीति पसंद नहीं है। इसलिए किस तरह से इस नए मार्ग को बाधित किया जाए, पीड़ित किया जाए, क्योंकि देश की जनता इतना सब होने के बावजूद भी गुजरात की जनता ने इन सब नेताओं को नकार दिया और इन पार्टियों को नकार दिया, तो भी उनको विजय नहीं दी। तो मेरा ये कहना है, कभी कभी शैतान ताकतें उभरती भी हैं, पर धीरे धीरे जनता उनको ठिकाने भी लगाती है। जिन्होंने आरएसएस और बीजेपी को गाली देने को फैशन मानकर वोट इकट्ठी की,
आज हालत ये हो गई है कि ऐसे सब नेता और पार्टियां मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़रूरत इस बात की है इन सब दलों को कि ये अपने पुराने रवैये तोड़ने, बांटने और लड़वाने वाले छोड़ें और अपने आप को रिव्यू करें, और रिव्यू करके एक अच्छी राजनीति के लिए वो मार्केट में आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंद्रेश जी, बीजेपी जब तक इस तरह की फुल मेजॉरिटी में नहीं आई थी देश की सत्ता में, और कई राज्यों में आज बीजेपी की सरकार है लगभग 16-17 राज्यों में, तब तक जो मुख्य 3 मुद्दे हुए करते थे, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको बहुत बढ़ चढ़ के उस पर आंदोलन चलाया जाता था, जनता के बीच में पार्टी जाती थी, और संघ के भी जो प्रमुख मुद्दे होते थे उसमें ये मुद्दे भी शामिल होते थे। अब सत्ता में है ज़्यादातर देश के लगभग 2/3 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और देश में भी है। तो आपको लगता है कि 2019 के चुनाव में जो मुद्दा होगा बीजेपी का वो फिर यही होगा, धारा 370, यूनिफॉर्म? ऐसा है कि बीजेपी का मुखर मुद्दा जो रहा है वो रहा है भारत का विकास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कमिटमेंट भी ये है, जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, पंक्ति के अंतिम में खड़ा है, उससे नफरत नहीं करो, प्यार करो, उसको दुत्कारिए नहीं, गले लगाइए, फटकार कर भगाइए नहीं, उसका सहयोग करिए। इस फाइबर में देश में शांति चाहिए, इस फाइबर में देश में एकजुटता चाहिए, देश के अंदर कोई ऐसे व्यवधान और समस्याएं नहीं रहनी चाहिए जो इस विकास को रोकती रहें। धारा 370 रहने से लाभ है कि नुकसान है? देश के 4-5 लाख कश्मीरी पंडित आदि का पुनर्वास हो, देश के अंदर एक प्रदेश के पास अलग झंडा, अलग संविधान, अलग नागरिकता है, बाकी सबके पास नहीं है, तो इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? ये ज्वलंत समस्याएं हैं जो देश की शांति को, भाईचारे को डिस्टर्ब करती है। इसी तरह से मंदिर पर भी एक बहस आम जनता में चल पड़ी है, और मैंने तो दलों को रिक्वेस्ट किया है कि आप इसमें इंटरवीन नहीं करिए। बीजेपी ने बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं किया आज तक इस सारे में। वो कहती है एक सामाजिक धार्मिक मुद्दा है, वो हल करेंगे, हमारे पास कुछ आएगा कानून बनाने के लिए तो हम करेंगे उसको। जैसे आज मुसलमानों का बड़ा साई की मंदिर निर्माण के पक्ष में चली गई है और बाबरी मस्जिद कहीं नहीं बननी चाहिए, ये वो सोचने लगे। इसी तरह से आज जो है क्यों नहीं एक समान राष्ट्रीय कानून बने ताकि धर्म जाति की सुरक्षा की व्यवस्था हो, परंतु इस देश के सब लोग उससे चलें जिससे अन्याय, अत्याचार, जातियों के, धर्मों के टकराव खत्म हो जाए। हम भी विचार करें, अगर हिंदुस्तान 15-16 करोड़ मुसलमानों को अपने पास रख सकता है तो हम मुसलमान कश्मीर घाटी में 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख, 4 लाख कश्मीरी पंडित, डोगरे और सिख क्यों नहीं रख पाए हैं? ये एक चुनौती उनके लिए भी है कि वो क्यों नहीं रख पाए हैं। अगर वो सेकुलर हैं, हिंदुस्तानी हैं, वह मानवीय हैं, इंसानियत से भरे हैं, पूरे हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर में कोई भी घटना घटी, कितना भी इरिटेटेड था, पर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर इससे लेकर क्या नाम है, गुजरात, गोवा से लेकर मणिपुर, असम तक, किसी भी एक कश्मीरी मुसलमान को, चाहे 1 लाख से ऊपर छात्र छात्राएं होंगी, चाहे 6-7 लाख व्यापारी होंगे, एक भी हिंदुस्तान के नागरिक ने उनको गाली तक नहीं दी, खरोंच नहीं दिया, धक्का नहीं दिया। दे आर सो वेलकम्ड एंड दे आर सो सिक्योर्ड देयर। ये उदाहरण आने के बाद वहाँ भी एक हलचल चली है कि हमें भी एक इम्तिहान देना होगा। तो अगला आंदोलन इन्हीं मुद्दों पर होगा आपका, कि जो अंत में खड़ा है उसका विकास होगा, उसके लिए सड़क होगी, उसके लिए रोजगार होगा, उसके लिए दवाई होगी, उसके लिए पानी होगा, उसके लिए हॉस्पिटल होगा, उसके लिए सुविधाएं होंगी, तो बड़े लोगों को तो अपने आप ही मिल जाएंगे। देश ने वाइट मनी में जीने की आदत बनानी चाहिए, ब्लैक मनी से देश ने जानना चाहिए। इस पर मैं एक पॉइंट कहूँगा जो मैं कह रहा हूँ सारे देश में, सब दलों के, जातियों के, पंथों के लोगों कह रहा हूँ कि जो अपने पास कमाई के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा है जो आप अपने परिवार, समाज के लिए खर्च करें, दूसरा हिस्सा है देश को बनाने के लिए खर्च करें। देश को बनाने वाले हिस्से के लिए नाम है आजकल टैक्स, तो वो जनता ने खुलकर देना चाहिए, और जो अच्छे से टैक्स पे करते हैं उनके सम्मान का आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि टैक्स है राष्ट्र निर्माण का। अगर जितना अधिक टैक्स होगा तो ब्लैक मनी खत्म होती चली जाएगी, जितना धन बनेगा तो कर्मचारियों की फीस बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, दवाई अच्छी मिलेगी, सड़क अच्छी मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा,
अगर हम देश के निर्माण वाले धन को, मैंने ये भी कहा कि इस टैक्स को फंड कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंदिरा जी, बहुत लंबा डिबेट इस पर चल रहा है देश में, और माना जाता है कि जो गरीबों से या मिडिल क्लास से जो टैक्स लिया जाता है उसको कॉरपोरेट्स के ऋण माफ़ी में लगा दिया जाता है। इस पर फिर कभी विस्तार से आपसे चर्चा होगी। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।